एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट रेट्स सबसे स्टेबल एंड रिस्क फ्री माने जाते हैं। तो देखते हैं कि अभी रेट क्या चल रहा है। अगर आप बेस्ट रेट देखेंगे तो वो है 2 से 3 साल का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.2% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। मतलब आपको 2 से 3 साल के बीच में अगर आप 2 करोड़ से कम एफडी कराते हैं तो 7.2% सालाना आपको ऑन एन एवरेज मिल सकता है। एवरी अदर रेट इज लेस देन दैट। तो 6.66 अगर आप 3 से 5 या 5 से 10 कराते हैं, 6.98 अगर आप 1 से 2 साल चलाते हैं, तो मतलब एफडी जो है वो 2 से 3 साल का स्वीट स्पॉट होता है टू पार्क योर मनी। तो अगर आपको एफडी का ही रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मतलब 7% के आसपास, आपको एफडी की ही स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब रिस्क नहीं लेना है, ये नहीं होना चाहिए कि उतार चढ़ाव वगैरह, एंड आप 3 साल से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं 10 इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अभी के हिसाब से ईपीएफ आपको 8.15% सालाना ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ईपीएफ पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के सारे एम्प्लॉयज के लिए ओपन है, सिर्फ इंडियंस के लिए, एनआरआईज के लिए नहीं है। आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर उससे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं तो वो ईपीएफ मैंडेटरी होता है, एंड आपका ईपीएफ जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होके आता है। ऑन एन एवरेज जो भी आपकी सैलरी की बेस सैलरी कंपोनेंट होती है उसका 12% आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब अगर आपकी महीने की बेस सैलरी 20,000 रुपए है तो 2400 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द ईपीएफ, और आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी 2400 रुपए होगा। मतलब 4800 रुपए आपके महीने के ईपीएफ के खाते में जमा हो जाएंगे, which will keep earning a 8.15% interest for as long as you want. ईपीएफ का फायदा ये है कि सैलरी आने से पहले ही डिडक्ट हो जाते हैं, तो इट्स लाइक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। पता ही नहीं चलता कि ये पैसा हमारा है, लेकिन जुड़ रहा होता है। नंबर 2, ईपीएफ कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एज सून एज यू रिजाइन फ्रॉम योर कंपनी। तो रिजाइन करने के 90 दिनों के बाद आप अपना ईपीएफ अकाउंट या तो ट्रांसफर कर सकते हैं नई कंपनी में या विड्रॉ भी कर सकते हैं। और नंबर 3, इट विल फॉल अंडर द टैक्स डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। So EPF is a great way for you to park your money for as long as you want, not just 2 to 3 years. ऑप्शन नंबर 2, PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब हर एक इंसान नौकरी तो नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते, अपना खुद का बिजनेस है, whatever the reason may be, उनके लिए the same option of provident fund, लेकिन पब्लिक, not employee। तो नेचुरली वो थोड़ा कम है फ्रॉम अ रेट ऑफ रिटर्न। अभी की पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न 7.1% है। आप मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल के पीपीएफ में जमा कर सकते हैं, एंड दिस इज द सैड वन, बट मे बी नॉट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, 15 साल का लॉक इन है, मतलब एक बार अगर आपने अपने पैसे डाल दिए तो 15 साल बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल allowed होता है, but there are a lot of checks and balances there. Most people then submit it for 15 years. Great way for you to experience compounding. 7% on an average अगर 15 साल तक चलता रहेगा तो किसी भी एफडी से बेटर ही होगा, लेकिन 15 साल अगर आप सिर्फ 7% पे रहेंगे then that may not be the best thing. आप बहुत सारे और ऑप्शंस भी कमा सकते हैं, but if you're slightly risk averse, you want the stability and the comfort of a FD return, a PPF is a great option. Number 3, NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये कायदे से एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट आई स्टिल शेयर इट विद यू कि इसका रेट ऑफ रिटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनीवेयर बिटवीन 9 to 12%। वेरी क्यों करता है? क्योंकि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड भी हो सकता है। आप चूज कर सकते हैं कि आप अपना जो ये पेंशन का अमाउंट है ये कितना इक्विटी में डालेंगे, कितना फिक्स रिटर्न में डालेंगे, एंड दैट विल देन वेरी द रेट ऑफ रिटर्न। अगर इक्विटी में ज्यादा डालेंगे तो उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर सिर्फ फिक्स एसेट्स में डालेंगे, फिक्स रिटर्न एसेट्स में डालेंगे तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजों से आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनपीएस जो है दैट इज अ रिटायरमेंट स्कीम। इसका पैसा आपको 60 साल के बाद ही मिलता है, एंड दैट इज व्हाई द अप्स एंड डाउन्स डोंट मैटर। 60 इयर्स के पीरियड, 60 इयर्स तो नहीं होगा, मतलब जितना भी 40 या 30 साल के पीरियड पे तो कितने भी उतार चढ़ाव हो जाए, यू विल हैव अ ग्रेट कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। 60 साल के बाद डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रक्चर आपने अडॉप्ट किया है, एनपीएस के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, टियर 1 टियर 2, you get the amount. अगर tier 1 होगा तो मोटा मोटा आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, and then the rest of the amount is split into a pension या monthly payout that pays for your post retirement life.
बहुत बढ़िया है रिटायरमेंट के लिए, बट मे बी नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस एफडी। एफडी रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, देखते रहिए। नंबर 4, आरबीआई के बॉन्ड्स। आरबीआई के बॉन्ड्स क्या है? एक तरीके से समझ लीजिए कि आरबीआई आपसे लोन ले रहा है, सिंपल। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि सरकार भी लोगों से लोन लेती है, सिर्फ टैक्स ही नहीं कलेक्ट करती। तो सरकार दूसरे देशों को ये लोन देती है, अपने सिटीजन्स को ये लोन देती है, कंपनीज को ये लोन देती है। सो आरबीआई बॉन्ड्स आर लाइक आरबीआई लोन्स दैट यू हैव बॉट। तो आरबीआई आपको वो लोन लेने के लिए या देने के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो in that case, RBI is a customer and you're the bank. Wow. The rate of return for RBI bonds is 7.1%. इनकी मेच्योरिटी 7 साल की होती है, मतलब 7 साल तक आपको अपना पैसा रखना पड़ेगा एंड 7.1% आपको रेट ऑफ रिटर्न एवरी ईयर मिलता रहेगा। Because it's backed by RBI, which is a government body and the chief regulator of all money flow in this economy, it is very, very secure, and that's why a lot of people compare it to a fixed deposit where the government is backing it, बोल रहे हैं कि यार ये FD जो है वो सिक्योर है। Great investment and very close to FD। 7 साल 7.1% is far greater than 2 से 3 साल का 7.2% and फिर 3 साल से ऊपर ही 6.6% या जो कि SBI का अभी का रेट है। नंबर 5, G-Secs मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ और भी लग सकता था, GSECS। हाँ, SECS वो नहीं जो आप समझ रहे थे। Government security is again like the government taking a loan from the citizens। तो आप सरकार को लोन दे रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिटर्न इज 7.2% एंड लॉकिंग 10 साल, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, मतलब गवर्नमेंट बैक एसेट्स के लिए है, दे आर हाईली सिक्योर। 10 साल के लिए आपको 7.2% रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। ये G-Secs जो है ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं। तो आप छोटे से ड्यूरेशन के लिए 1 महीने, 3 महीने, 90 दिन और 3 महीने सेव होता है, 3 महीने, 6 महीने इसके लिए भी ले सकते हैं, 10 साल का भी ले सकते हैं, विच इज व्हाट आई शेयर्ड विद यू। 7.2% करंट ये वेरी करते हैं आप, 7.2% फिक्स नहीं होता है, अभी के पॉइंट से 7.2% है। कल अगर आप चेक करेंगे तो शायद 7.15 होगा, 17 हो सकता है, 7.22 भी हो सकता है। इट फ्लक्चुएट्स नॉट अ लॉट बट इट डज, लेकिन 10 साल के लिए 7.2%, राइट। अब आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ऑप्शंस रिस्क के साथ आते हैं। तो भाई आपको अगर एफडी से ज्यादा पैसे कमाना एंड आपको वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी चाहिए तो थोड़ा और रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि उतनी स्टेबिलिटी के साथ उतना ही मिल सकता है। तो ये है 5 हाई रिस्क ऑप्शंस टू एन एफडी। प्लीज अपनी रिसर्च करके ही इनको चूज करिएगा। नंबर 6, कोऑप बैंक्स के एफडीज। तो एक एसबीआई का एफडी रेट तो आपने देख लिया, एंड एसबीआई क्योंकि देश का नंबर 1 बैंकर है, इतना स्टेबल है, इतना सारा एसेट है अंडर इट्स हेड, तो यू कंसिडर इट टू बी वेरी वेरी स्टेबल। लेकिन फर्ज करिए कल को एक वारिको कोऑपरेटिव बैंक आ गया एंड दे फ्लोट इन एफडी 7.5%, 8%, 8.5%, 9%, एंड बोलते हैं सारा पैसा लगा दो। मे नॉट बी स्मार्ट, जस्ट बिकॉज वो एफडी है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्योर है। एफडी इज स्टिल बैक्ड बाय द बैंक, सरकार उसको बैक नहीं करती। हर एक एफडी सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए तक बैक करती है। मतलब कल को अगर आपने 30 लाख रुपए की एफडी करा दी और खुदा ना खास्ता उस बैंक को डूबते हुए देख लिया, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक की सिक्योरिटी मिलेगी, पूरे 30 लाख की नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस लालच में आकर ऐसे बैंक्स के या ऐसे चिट फंड्स के या ऐसे कोऑपरेटिव्स में अपना एफडी करा लेते हैं, एंड इफ अनफॉर्चुनेटली वो कोऑप बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है या कोई भी बैंकरप्ट हो जाता है, दे सी देयर मनी वैनिश। यू डोंट वांट टू डू दैट। तो मेरा सजेशन, जब भी आप एफडी कराएं तो प्लीज एक सिक्योर बैंक में ही कराएं। कोऑप वगैरह में सिर्फ वो 5 लाख रुपए तक ही डालिएगा, क्योंकि सारे जो बैंक्स के आपके एफडीज होंगे वो मिला के 5 लाख रुपए होगा, हर एक एफडी के लिए नहीं होगा। तो ये नहीं है कि आप जाके 5 एफडी करा दो तो हमारे 25 लाख का कवर मिल जाए, ना 5 लाख का ही मिलेगा, बट यू कैन मेक इट इन डिफरेंट बैंक्स। सो स्प्रेड योर रिस्क, 5 लाख से कम की एफडी कराइए एट अ बैंक विच यू मे नॉट बी फुली श्योर ऑफ। नंबर 7, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जैसे कि सरकार हमें लोन देती है,
G-Secs में आरबीआई हमें लोन देता नहीं है, लोन लेता है हमसे इन टर्म्स ऑफ आरबीआई बॉन्ड्स। वैसे ही कंपनीज भी हमसे लोन लेती है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो फर्ज करिए कि रिलायंस को या टाटा को या आईसीआईसीआई को या किसी और को पैसे की जरूरत है, एक नया इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या करेंगे? अब एक बैंक के लिए तो आसान होता है, वो एफडी करा लेते हैं, एफडी का रेट थोड़ा बड़ा कर देंगे तो लोग जाएंगे और बोलेंगे अरे वाह एफडी कितना अच्छा रेट है, वहां अपने पैसे पार्क कर लो, तो बहुत बढ़िया, उनको 2 साल के लिए 3 साल के लिए एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वो पैसा मिल जाता है। लेकिन कंपनी को तो ये सब नहीं मिलता, तो दे हैव टू इशू बॉन्ड्स एंड व्हाट दे डू इज दैट बॉन्ड विल देन बेयर एन इंटरेस्ट। तो अगर आप रिलायंस को या किसी भी और कंपनी को फर्ज करिए 1 लाख रुपए देते हैं, तो they will give you a rate of return on that 1 lakh rupees for a period of time. ये यूजुअली 1 से 3 साल के बीच के बॉन्ड्स बनते हैं। अब बॉन्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम which is why they become risky is कि अगर खुदा ना खास्ता उस कंपनी को कुछ हो गया तो पूरे के पूरे पैसे गए, राइट? लेट्स से उनके पैसे देने की औकात ही नहीं, कुछ तो घपला हो गया, कहीं कुछ मामला डूब गया, कोई इकोनॉमी में कुछ हो गया, या भगवान ना करे बट फैक्ट्री चली गई, कुछ हो गया, and they suddenly go into a spiral and unable to pay the bond owners, तो का पूरा पैसा रिस्की हो जाएगा। and that's why corporate bonds are risky. अब इस रिस्क को मेजर करने के तरीके हैं, and the safest way of doing that is what's called credit ratings. तो सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इन बॉन्ड्स को रेट करती है। तो बेस्ट रेटिंग इज AAA। तो AAA का मतलब 3 पत्ती में आपके एस आ गए। वैसे ही एक कंपनी का AAA बॉन्ड अगर आएगा, मतलब ये बोल रहे हैं यार ये पैसा आपको वापस मिल जाए, कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, मार्केट शेयर बड़ा अच्छा है, रेवेन्यू बड़ा अच्छा है, प्रॉफिट बड़े अच्छे हैं, पिछले के जो सारे बॉन्ड्स थे वो सारे चुका दिए गए हैं, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया। तो AAA, फिर AA इतना अच्छा नहीं है, फिर A इतना अच्छा नहीं है, फिर B C D आ जाता है, वो मेरे हिसाब से आपको दूर ही रखना चाहिए। उसका रेट ऑफ रिटर्न बड़ा अच्छा होगा, बट इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मैं अपना FD SBI में ना करा के वारिको कोऑप बैंक में कराऊं। करा सकते हैं एंड शायद आपका लक भी चल जाए और आपका पैसा ना डूबे, लेकिन अगर डूब गया तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ समझ के आपने ये किया है, इट्स लीगल, दे आर अलाउड टू डू इट। आपकी रेटिंग आपको बता रही थी कि रिस्क कितना है, आपने वो जानते हुए रिस्क लिया। डोंट मेक दैट मिस्टेक अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड यूज करते हैं, एंड यू शुड सर्टेनली ओनली AAA, AA, मैक्सिमम सिंगल A पे जाइएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेने के लिए Wind12 इज अ ग्रेट प्लेस टू डू दैट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहां। डिस्क्लोजर, मैं Wind12 में एक इन्वेस्टर हूं और खुद Wind12 में इन्वेस्ट भी करता हूं, तो मेरी राय बायस्ड है। प्लीज और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनको चेक करके ही डिसीजन लीजिएगा अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 9, डेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड डेट FD का रिप्लेसमेंट, ये कैसे होता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी का मामला ना, म्यूचुअल फंड डेट के लिए भी होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 तरीके के हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ FD, RBI बॉन्ड्स, G-Secs, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको दिमाग नहीं लगाना होगा कि कौन सी चीज कैसे लें, कहां लें, कितना लें, ना, वो एक मैनेजर आपके लिए करेगा, विल बी द फंड मैनेजर। आप उसको पैसे देंगे ये करने के लिए, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो। बहुत कम होता है, से मैक्सिमम 1%। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो वो 1 रुपए रखेंगे एंड 99 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। सो डेट म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू ऑलमोस्ट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज कि आप जितनी देर तक उसको होल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितने होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड वो फ्रैक्शनल भी होते हैं। तो आप 100 रुपए भी डाल सकते हैं और टेक्निकली 2 या 20 करोड़ भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। म्यूचुअल फंड अलाउज फॉर फ्रैक्शनल ओनरशिप, तो आपको यूनिट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इजी एंड आल्सो कन्वीनियंट। रिस्क क्या है? बहुत कम है, लेकिन तब भी है फॉर 2 or 3 रीजंस। नंबर 1, डेट बहुत अलग अलग तरीकों के, तो जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी हो सकता था कि कंपनी डूब गई, वैसे यहाँ भी हो सकता है कि कंपनी डूब गई, बट यू आर काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन द फंड मैनेजर टू मेक दैट हैपन, एंड द सेम वे दिस कैन हैपन एज वेल। सो प्लीज कंसिडर डेट म्यूचुअल फंड्स इंस्टेड ऑफ FDs। रेट ऑफ रिटर्न बेटर होता है, लॉन्गर टर्म के लिए होता है, एंड यू हैव द सेम फिक्स्ड स्टेबिलिटी दैट कम्स थ्रू। एंड फाइनली नंबर 10, a good option in my opinion for an FD.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। व्हाट आर दीज? आप सोना खरीद रहे हैं, एंड सोना ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, सोना गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स के भी फॉर्म में नहीं, सोना डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में भी नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्म, व्हिच मींस सरकार गोल्ड एक तरीके से आपको दे रही है, एंड वो गोल्ड होल्ड करने के लिए आपको एक रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही है। वो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? सोने के प्राइस की एप्रिसिएशन। तो जैसे जैसे सोना बढ़ेगा वैसे वैसे आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार ओवर एंड अबव दैट आपको 2.5% भी देता है। व्हिच मींस अगर साल में या जितना भी वो पीरियड था उसमें आपका सोना 15% बढ़ गया, which means every year it was growing at about 7% or so, तो जब आप उसको बेचेंगे या जब वो रिडीम हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, which is a period of 7 years, तो सरकार आपको वो रेट ऑफ रिटर्न प्लस 2.5% ऑन टॉप ऑफ दैट देगी, which makes it such a great investment to make, क्योंकि सोना on an average 10% year on year ग्रो करा है for the last 7 years. And that makes it a fairly good investment, not as good as equity, but certainly much better than FD. अब इन 10 ऑप्शंस की बियॉन्ड 2 ऑप्शन तो शायद आपके लिए अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा के लिए या दादा दादी के लिए या नाना नानी के लिए अप्लाई हो सकते हैं, विच इज सीनियर सिटीजन्स की स्कीम्स। नंबर 1, PMVY, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए अबव द एज ऑफ 60, जहां आपको 7.66% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 15 लाख रुपए हो सकती है, एंड इसको आप लमसम या रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स दोनों रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, SCSS, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, जहां आपको 7.4% मिलता है। दिस अगेन can be invested to a maximum of 15 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन, एंड आप लमसम या रेगुलर इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन, as I said, only for senior citizens, but certainly something that they should use. Senior citizens के लिए वैसे भी FD के रेट बेटर ही होते हैं। अगर SBI का भी देखेंगे तो जो आपको 7.2% मिल रहा था ना 2 से 3 साल के बीच में, वो 7.7% है फॉर सीनियर सिटीजन। सो इट्स नॉट टू बैड, लेकिन वही है कि मैक्सिमम 2 या 3 साल का ही वो स्पाइक है। लेकिन अगर आप PMVY में करेंगे तो 7.66% है, एंड दैट इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर आप SCSS में करेंगे तो 7.4% है, दिस इज अगेन फॉर अ ड्यूरेशन। इन अ नटशेल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, FD का मेन पर्पस अकॉर्डिंग टू मी इज टू प्रोटेक्ट योर मनी, इट्स नॉट टू ग्रो योर मनी। क्योंकि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए टू बीट द इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्स। आपका पैसा जिस तेजी से अपनी हैसियत, अपनी औकात गवा रहा है हर साल, विच इज बेसिकली इन्फ्लेशन, उससे तो कम से कम आपको उभरना है ना। तो दैट फॉर मोस्ट ऑफ अस इज अबव 10%। तो आप जहां भी इन्वेस्ट करें 10% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, वरना आपके पैसे की औकात इतनी तेजी से गिरेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसको पूरी नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज व्हाई whenever you're looking for an investment, look for minimum 10% post tax. Now that's not always possible. And बहुत लोग हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि 10% से अबव सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही मिलता है, एंड वो भी एक लॉन्ग पीरियड के बाद मिलता है। So these FD alternatives can help them cover up, but it will certainly not solve the basic problem of beating inflation. It may, but just तो प्लीज जब भी आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है उसको ध्यान रखते हुए डिसीजन लें। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।